नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 11 का अध्याय 5 सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण इसे शुरू करते हैं। आज हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है और इसे आगे का जो पार्ट सेकंड है उसके अंदर हम 5.1 को शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भूमिका। पिछली कक्षाओं में हमने एक और दो चर की एक घातीय समीकरणों जैसे ax प्लस बी बराबर 0 तथा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का तथा एक चर की द्विघातीय समीकरणों ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का अध्ययन किया है। द्विघातीय समीकरणों का हल करते समय एक स्थिति जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तब हमने कहा था कि इस स्थिति में समीकरण का कोई भी वास्तविक हल नहीं है। ये वो स्थिति है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। तो द्विघात श्रीधर आचार्य सूत्र से हमें द्विघात समीकरण का कोई भी हल वास्तविक हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ये हमने एक समीकरण ली का कोई भी वास्तविक हल नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 से हमें एक्स स्क्वायर बराबर -1 प्राप्त होता है। और हम जानते हैं कि ये एक्स स्क्वायर -1 यानी कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग वो ऋणात्मक नहीं होता है। अर्थात यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि चूँकि प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, इसलिए वास्तविक संख्या प्रणाली को वृहद प्रणाली के रूप में बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि हम समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर -1 का हल प्राप्त कर सकें। हमारा मेन उद्देश्य यही है इस चैप्टर का कि अगर ये स्थिति आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो हम इस स्थिति के लिए भी समीकरण का हल प्राप्त कर सके। तो हमें वास्तविक संख्याओं को बढ़ाकर हमने सम्मिश्र संख्याएं का निर्माण किया इस प्रकार से। वास्तव में मुख्य उद्देश्य समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का हल प्राप्त करना है, जहां d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, जो कि वास्तविक संख्याओं की प्रणाली में संभव नहीं है। हम कल्पना करें कि √-1 संकेतन i और जिसे हम आयोटा कहते हैं से निरूपित है, तब हमें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि आयोटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का एक हल है। अतः हम सम्मिश्र संख्याएं परिभाषित करते हैं। सम्मिश्र संख्याएं a प्लस आयोटा b के प्रारूप की एक संख्या जहां a व b वास्तविक संख्याएं हैं एक सम्मिश्र संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 2 प्लस आयोटा 3, -1 प्लस आयोटा √3 या फिर -1/2 प्लस आयोटा √ में 3/2। तो ये इस प्रकार की सभी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। इसमें a प्लस आयोटा b रूप की है, जहां a को हम वास्तविक भाग कहते हैं और b को हम इसका काल्पनिक भाग कहते हैं। ठीक है, और सम्मिश्र संख्याओं को प्राय z से निरूपित किया जाता है, अर्थात z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यानी कि पहली संख्या है इसे हमने z1 से निरूपित कर लिया, और दूसरी सम्मिश्र संख्या इसको हमने z2 से निरूपित कर दिया, और ये तीसरी सम्मिश्र संख्या इसे हमने z3 से निरूपित कर दिया। सम्मिश्र संख्याओं के वास्तविक एवं काल्पनिक भाग। सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b के लिए a वास्तविक भाग कहलाता है। इसे रियल पार्ट ऑफ z REZ से निरूपित किया जाता है। b सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग कहलाता है। इसे IMZ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z द्वारा निरूपित किया जाता है, और शॉर्ट में इसे हम IMZ लिखते हैं और वास्तविक भाग को REZ लिखते हैं। उदाहरण के लिए यदि z बराबर 2 प्लस आयोटा 5 हो, ठीक है, तो इसका जो वास्तविक भाग है वो तो हो गया 2, और इसका काल्पनिक भाग है वो कितना हो गया अभी आयोटा का गुणांक, और आयोटा का गुणांक कितना है 5। तो यहाँ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 5। सम्मिश्र संख्याओं की समानता, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो सम्मिश्र संख्याएं z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b तथा z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा b
समान होगी यदि इनके वास्तविक भाग परस्पर समान हो तथा काल्पनिक भाग परस्पर समान हो। अर्थात वास्तविक भाग Z1 का वास्तविक भाग A है और Z2 का वास्तविक भाग C है, यानी कि A बराबर C हो और इसी प्रकार से काल्पनिक भाग भी समान हो, अर्थात Z1 का काल्पनिक भाग B और Z2 का काल्पनिक भाग D, ये दोनों आपस में बराबर हो। ठीक है, वास्तविक भाग भी समान और काल्पनिक भाग भी आपस में समान हो। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमें एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आइटा ब्रैकेट में -6, जहाँ x और y वास्तविक संख्याएं हैं। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें एक ही सम्मिश्र संख्या लेफ्ट हैंड साइड में और एक ही सम्मिश्र संख्या राइट हैंड साइड में है। तो चूंकि दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होती है, जब इनके वास्तविक भाग आपस में समान हो और काल्पनिक भाग आपस में समान हो। तो यहाँ वास्तविक भाग कितना है 4x और इधर वास्तविक भाग कितना है 3। ठीक है, ये दोनों आपस में समान होने चाहिए और इधर काल्पनिक भाग कितना आयटा का गुणांक, तो 3x माइनस वाई और इधर आयटा का गुणांक -6, ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो हमें दिया गया है 4x प्लस आयटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयटा -6। ठीक है, इसे हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। दोनों के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों को समान लेते हुए हमें प्राप्त होता है 4x बराबर 3 और 3x माइनस वाई बराबर -6। ठीक है, जिन्हें युगपत हल करने पर हमें x बराबर 3/4 और y बराबर 33/4 प्राप्त हो जाता है। तो हम इस प्रकार से अगर दो सम्मिश्र संख्याएं समान दी हो तो उनके वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर हम अज्ञात राशियों को ज्ञात कर सकते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित। इस भाग में हम सम्मिश्र संख्याओं के योग, अंतर, गुणन और विभाजन संक्रियाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सम्मिश्र संख्याओं का योग, सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में जानते हैं। दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 इज इक्वल टू A प्लस आइटा B तथा Z2 इज इक्वल टू C प्लस आइटा D का योग निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A प्लस C प्लस आइटा B प्लस D, यानी कि हमने इन दोनों का जोड़ करना है तो इनके वास्तविक भागों का जोड़ हो जाएगा और काल्पनिक भागों का आपस में जोड़ हो जाएगा। ठीक है भी, जो कि एक पुनः सम्मिश्र संख्या है। उदाहरण के लिए 2 प्लस आइटा 3 प्लस -6 प्लस आइटा 5, इन दोनों का हमने जोड़ करना है तो इनके वास्तविक भागों का जोड़ कर देंगे, 2 और -6 का जोड़ करेंगे और यहाँ काल्पनिक भाग कितना है आइटा 3, इधर है आइटा 5, तो आइटा कॉमन आ जाएगा और 3 प्लस 5 का सम हो जाएगा। तो हमारे पास में इन दोनों का सम इस प्रकार से आ जाएगा 2 - 6 प्लस आइटा 3 प्लस 5, और सल करने पर ये हमें -4 प्लस 8 आइटा प्राप्त हो गया। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 इज इक्वल टू A प्लस आइटा B तथा Z2 इज इक्वल टू C प्लस आइटा D का अंतर निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A माइनस C प्लस आइटा B माइनस D, अर्थात वास्तविक भागों का अंतर लेंगे और काल्पनिक भागों का अंतर लेंगे हम, जो कि एक पुनः सम्मिश्र संख्या है। उदाहरण के लिए 2 प्लस आइटा 3 माइनस -6 प्लस आइटा 5, और इसे सल करने पर हम पाते हैं 2 प्लस 6 प्लस आइटा 3 माइनस 5, और आगे इसे सल करने पर हम पाएंगे कि वास्तविक भाग हमारे पास में 8 आ गया और इसका काल्पनिक भाग सल करने पर -2 प्राप्त होता है। ठीक है, सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल। दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 इज इक्वल टू A प्लस आइटा B तथा Z2 इज इक्वल टू C प्लस आइटा D का गुणन निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, हम दोनों का गुणा करते हैं, Z1 का मान रखा और Z2 का मान रखा। अब हम देखते हैं कि A का गुना इन दोनों से होगा और आइटा B का भी गुना इन दोनों से हमने किया, तो
तो हमें प्राप्त होता है ए सी। ए का गुना इस सी से किया, फिर ए का गुना इससे किया तो आइटा ए डी प्राप्त हो गया। इस प्रकार से इसका आइटा बी का गुना इन दोनों से होगा, तो इन दोनों से करने पर हमें आइटा बी सी और आइटा स्क्वायर बी डी प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो हम यहाँ रख लेते हैं ए सी प्लस आइटा ए डी प्लस आइटा बी सी, और यहाँ आ गया मेरे पास में माइनस बी डी। तो ये जो वास्तविक भाग है ये इकट्ठे कर देते हैं और आइटा के गुणांक अलग इकट्ठे कर देते हैं। तो कॉमन लेने पर हमारे पास में यहाँ से तो ए सी प्राप्त हो गया और यहाँ से माइनस बी डी प्लस आइटा कॉमन आने के पश्चात हमारे पास में यहाँ बचा बी सी और ये ए डी। ठीक है, तो बी सी प्लस ए डी। तो इस प्रकार से हम इन दो समिश्र संख्याओं का गुणा कर सकते हैं, जो कि पुनः एक समिश्र संख्या है। उदाहरण के लिए 3 प्लस आइटा 5 इंटू 2 प्लस आइटा 6, इनका गुना करते हम तो हम पाते हैं कि हमारे पास में ए सी यानी कि इनका गुना आएगा। ठीक है, क्योंकि वास्तविक भाग हमें कहाँ से प्राप्त होगा, जब मैं 3 का गुना इससे करूँगा इस 2 से, और आइटा 5 का गुना आइटा 6 से करूँगा इन दोनों से, क्योंकि जब इनका गुना होगा तो आइटा स्क्वायर बनेगा और आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिएगा इनका गुना किया हमने वास्तविक भाग के लिए 3 गुना 2, फिर इनका गुना किया तो माइनस का 5 गुना 6 बनेगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर आएगा तो ये तो वास्तविक भाग आ गया। और आइटा का गुणांक हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, आइटा का गुणांक हमें प्राप्त होगा जब मैं 3 का गुना इस आइटा 6 से करूँगा। ठीक है भी, तो आइटा का गुणांक हमारे पास में इन दोनों के गुना और इन दोनों के गुना से आएगा। ठीक है भी, आइटा 5 और 2 इनके गुना से आइटा का गुणांक आएगा। तो हमने इसे सरल कर लिया और हमारे पास में सरल करने पर ये -24 प्लस आइटा 28 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम दो समिश्र संख्याओं का गुणन कर सकते हैं। नेक्स्ट, समिश्र संख्याओं का विभाजन, डिवाइड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो समिश्र संख्याएं Z1 = a प्लस आइटा b तथा Z2 = c प्लस आइटा d का विभाजन निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। Z1 बटा Z2 = a प्लस आइटा b अपन में c प्लस आइटा d। अब इसे आगे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे राशि दी गई है इसका हम स्युग्मी ले लेंगे। ठीक है, और स्युग्मी किस प्रकार से लेते हैं, आइटा की जगह माइनस आइटा ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ प्लस है तो हम माइनस लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये राशि तो एज इट इज़ आ गई और हमने c माइनस आइटा डी का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का गुना इन दोनों से हो जाएगा और आइटा b का गुना भी इन दोनों से हो जाएगा। ठीक है, तो हम पाते हैं कि ऊपर तो हमारे पास में a का गुना इन दोनों से करने पर वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग आएंगे। तो वास्तविक भाग हमारे पास में ए सी और आइटा बी का गुना इससे करने पर आएगा तो वो हो गया बी डी प्लस का, क्योंकि आइटा स्क्वायर बना, आइटा स्क्वायर -1 हो गया और -1 और ये माइनस आइटा स्क्वायर बी डी बनता है तो ये प्लस का बी डी हो जाएगा। और इसी प्रकार से आइटा का गुणाक आ जाएगा मेरे पास में बी सी और माइनस ए डी। ठीक है, आइटा का गुणाक इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। और अपॉन में ए प्लस बी और ए माइनस बी का गुना करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारे पास में सी स्क्वायर माइनस आइटा डी और इसका पूरे का स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर डी स्क्वायर बनेगा। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी है हमने, तो ये बन गया नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वास्तविक भाग हमने अलग कर दिया, इसके पॉन में लिख दिया, और आइटा का गुणाक है वो काल्पनिक भाग है हमारे पास में और काल्पनिक भाग पृथक कर दिया, जो कि पुनः एक समिश्र संख्या है। हम देखते हैं कि चाहे हम दो समिश्र संख्याओं का योग करें, चाहे दो हम अंतर करें, चाहे गुणन करें, चाहे विभाजन करें, हमें पुनः एक समिश्र संख्या ही प्राप्त होती है। हम इस विभाजन को एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास में Z1 एक समिश्र संख्या दे रखी है 6 + 3 आइटा और Z2 = 2 - आइटा, ये एक दूसरी समिश्र संख्या दे रखी है। ठीक है, हम इनका विभाजन निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो ऊपर तो हमारे पास में 6 + 3 आइटा अपन में 2 - आइटा, हमने ऊपर और नीचे 2 + आइटा का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऊपर तो हमारे पास में अंश में हमारे पास में 12 - 3 + आइटा 6 + 6 बन जाएगा, और नीचे हर के अंदर हमारे पास में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ये बनेगा। और इसे सोल्व करने पर हमारे पास में 9 + 12 आइटा बटे 5 ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइटा की घात, पावर्स ऑफ आइटा। आइटा = √-1। ठीक है, हमने स्टार्टिंग के अंदर ये कल्पना की थी
कि √-1 को हमने आइटा से डिनोट किया था, यानी कि आइटा इज इक्वल टू √-1, तो आइटा स्क्वायर मेरे पास में -1 हो गया। अभी मुझे अगर आइटा क्यूब ज्ञात करना है तो आइटा क्यूब किस प्रकार से करेंगे, आइटा क्यूब के लिए हम आइटा स्क्वायर इंटू आइटा लिख दूंगा इसे, तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई मेरे पास में माइनस आइटा आ जाएगा। इसी प्रकार से आइटा की पावर 4 अगर ज्ञात करनी है तो इसे आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर लिखा मैंने, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इस आइटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1, और दोनों का मल्टीप्लाई करने से मेरे पास में 1 प्राप्त हो जाएगा। और आइटा की पावर अगर -1 मुझे ज्ञात करनी है तो मैं इसे 1/आइटा लिख सकता हूँ, ऊपर और नीचे मैंने आइटा का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ताकि नीचे आइटा स्क्वायर बन जाए और उसकी वैल्यू -1 लिखी जा सके। तो ऊपर आइटा और नीचे इसकी वैल्यू -1, ठीक है, और सॉल्व करने पर ये माइनस आइटा आ गया। अगर आइटा की पावर -2 हमने ज्ञात करनी है तो इसे 1/आइटा स्क्वायर लिखा जा सकता है, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जो कि हमने यहाँ रख दी, और इसे सॉल्व करने पर ये मेरे पास में -1 आ गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो मेरे पास में आइटा की पावर 4 थी, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो अगर 4 का कोई भी मल्टीपल हो आइटा की पावर 4k, तो मैं इसे आइटा की पावर 4 की होल पावर k ऐसा लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू 1 रखी मैंने, तो आइटा की पावर 4k है, इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और आइटा की पावर 4k + 1, इसी प्रकार से मैं इसे आइटा की पावर 4k इंटू आइटा ऐसा लिख सकता हूँ। तो आइटा की पावर 4k की अभी वैल्यू निकाली हमने, कितनी, 1 है, तो इसे सॉल्व करने पर ये मेरे पास में 1 इंटू आइटा बनेगा, और जो कि कितना हो जाएगा, आइटा, ठीक है। आइटा की पावर 4k + 2, तो आइटा की पावर 4k अलग कर दी और आइटा स्क्वायर अलग कर दिया। आइटा की पावर 4k की वैल्यू 1 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में कितना आ जाएगा अभी, -1। और आइटा की पावर 4k + 3, दोनों पावर्स अलग अलग कर दी, आइटा की पावर 4k अलग की और आइटा क्यूब अलग किया हमने। तो आइटा की पावर 4k की वैल्यू है वो हो गई 1, और आइटा क्यूब की वैल्यू -आइटा, ठीक है। किसी ऋण संख्या का वर्गमूल, क्योंकि आइटा स्क्वायर है वो मेरे पास में -1, और अगर मैं माइनस आइटा का वर्ग करता हूँ तो भी मेरे पास में कितना आता है, -1 आता है, यानी कि -1 के 2 वर्गमूल हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो आइटा और एक माइनस आइटा, अतः -1 का वर्गमूल आइटा और माइनस आइटा है, अर्थात √-1 इज इक्वल टू +- आइटा। इसी प्रकार से √-2 इज इक्वल टू +- आइटा √2, और √-3 इज इक्वल टू +- आइटा √3, √-4 इज इक्वल टू +-2 आइटा। यदि a और b दोनों 0 से बड़े हैं तो √a और √b दोनों का जो गुणन है वो √ab के बराबर होता है, और यदि दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, अर्थात अगर a 0 से बड़ा है तो b 0 से छोटा, या a छोटा है 0 से तो b बड़ा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में √a इंटू √b, ये मेरे पास में आइटा √ab के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिएगा दोनों ही 0 से छोटे हैं, √a गुना √b, तो ये मेरे पास में -√ab के बराबर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है, a और b दोनों पॉजिटिव है, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई √ab के बराबर आता है। अगर दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, या a पॉजिटिव b नेगेटिव अथवा a नेगेटिव b पॉजिटिव, तो दोनों का जो गुणन है √a और √b का गुणन है वो आइटा √ab के बराबर होगा। और अगर दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों का जो गुणन है √a और √b दोनों का गुणन -√ab के बराबर है, ठीक है। किसी सम्मिश्र संख्या का योज्य तस्मक एवं गुणन तस्मक, सम्मिश्र संख्याओं के लिए 0 योज्य तस्मक एवं 1 गुणन तस्मक होता है, और 0 को मैं 0 + आइटा इंटू 0 और 1 को मैं 1 + आइटा इंटू 0 लिख सकता हूँ, यानी कि ये दोनों भी सम्मिश्र संख्याएं हैं। क्योंकि योग संक्रिया के लिए 0 + z इज इक्वल टू z आएगा, और इज इक्वल टू z + 0, अर्थात 0 है वो योज्य तस्मक है। इसी प्रकार से गुणन संक्रिया के लिए 1 गुना z इज इक्वल टू z गुना 1, तो अर्थात गुणन संक्रिया के लिए 1 हमारे पास में तस्मक अवयव है। अब हम किसी सम्मिश्र संख्या का योज्य प्रतिलोम एवं गुणन प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। किसी सम्मिश्र संख्या z का योज्य प्रतिलोम -z एवं गुणन प्रतिलोम 1/z अर्थात z की पावर -1 से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए z इज इक्वल टू 2 + 3 आइटा
का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम इज इक्वल टू, योज्य प्रतिलोम इसका माइनस जेड होगा, तो माइनस जेड हमारे पास में आ गया -2 -3 आएगा, तथा गुणन प्रतिलोम होगा 1/z। ठीक है, तो z की वैल्यू हमने रखी 2 + 3 आएगा। ठीक है, और ऊपर नीचे यहाँ हमारे पास में प्लस था तो मैंने माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 - 3 आएटा अपन में 2 + 3 आएटा इंटू 2 - 3 आएटा। सरल करने पर ऊपर अंश में तो मेरे पास में 2 - 3 आएटा और हर के अंदर इनका मल्टीप्लाई होकर ये बन गया 4 + 9। यहाँ a + b और a - b के गुणन का फॉर्मूला लगा a² - b²। ठीक है, तो a² यानी कि 2 का स्क्वायर और b² आएगा मेरे पास में 3 आएटा का स्क्वायर, तो आइटा स्क्वायर आने से -1 हो जाएगा, तो अर्थात बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 + 9, तो ये आ गया 2 - 3 आइटा बटा में 13, ये गुणन प्रतिलोम आ गया। तो किसी भी समिश्र संख्या z का योज्य प्रतिलोम तो -z से ज्ञात कर लेते हैं और गुणन प्रतिलोम 1/z से ज्ञात कर लेते हैं, और गुणन प्रतिलोम को हम किससे व्यक्त करते हैं, z की पावर -1 से व्यक्त करते हैं। ठीक है भी, किसी समिश्र संख्या का मापांक, समिश्र संख्या z = a + आइटा b का मापांक मॉडुलस z से व्यक्त किया जाता है। इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया गया। मॉडुलस ऑफ z = स्क्वायर रूट ऑफ वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। तो देखिएगा इस समिश्र संख्या का वास्तविक भाग a है और इसका काल्पनिक भाग b है। ठीक है, आइटा का गुणक वही काल्पनिक भाग होता है, आइटा साथ में नहीं लेना हमने, काल्पनिक भाग के अंदर आइटा का गुणांक है वो काल्पनिक भाग होता है। ठीक है, तो यहाँ वास्तविक भाग का वर्ग यानी कि a का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग b का वर्ग। ठीक है, ये समिश्र संख्या का मापांक है। उदाहरण के लिए 2 + 3 आइटा, इसका हमने मापांक निकालना है, तो मापांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग का वर्गमूल, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर बना 9, 9 और 4 कितने हो गए, 13, √13 इसका मापांक आ गया। कुछ महत्वपूर्ण निगम, अगर मैं दो समिश्र संख्याओं के गुणन का मापांक निकालता हूँ तो वो दोनों के मापांकों के गुणन के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर समिश्र संख्याओं, एक समिश्र संख्या z1 अपॉन में z2 है, तो हमने अगर इसका मापांक निकालना है तो दोनों के मापांकों के डिवाइड के इक्वल होता है। नेक्स्ट, किसी समिश्र संख्या का स्युग्मी, स्युग्मी हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, किसी समिश्र संख्या में आइटा के स्थान पर माइनस आइटा रख देंगे तो हमारे पास में स्युग्मी प्राप्त हो जाएगा, और स्युग्मी को हम z बार से निरूपित करते हैं। किसी समिश्र संख्या z = a + आइटा b का स्युग्मी z बार से व्यक्त किया जाता है। किसी समिश्र संख्या का स्युग्मी ज्ञात करने के लिए आइटा के स्थान पर माइनस आइटा रख दिया जाता है। जैसे z बार = हमने z = a + आइटा b का स्युग्मी लिखना था, तो इसलिए हमने z बार से व्यक्त किया, और स्युग्मी लिखने के लिए हमने क्या किया, आइटा के स्थान पर माइनस आइटा लिखा, यानी कि a - आइटा b इस मिश्र संख्या का स्युग्मी हो गया। उदाहरण के लिए z = 2 + 3 आइटा का स्युग्मी z बार = 2 - 3 आइटा है। कुछ महत्वपूर्ण निगमन, अगर दो समिश्र संख्याओं के योग का स्युग्मी लेते हैं तो दोनों के अलग अलग स्युग्मियों के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार अंतर में भी है, दो समिश्र संख्याओं के अंतर का स्युग्मी दोनों के स्युग्मियों के अंतर के बराबर होता है, और गुणन में भी इसी प्रकार से दो समिश्र संख्याओं के गुणन का स्युग्मी उनके अलग अलग स्युग्मियों के गुणन के बराबर, और विभाजन में भी इसी प्रकार से ही दो समिश्र संख्याओं के विभाजन का स्युग्मी दोनों के स्युग्मियों के विभाजन के बराबर होता है। किसी समिश्र संख्या के मापांक एवं स्युग्मी में संबंध, रिलेशन बिटवीन कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी समिश्र संख्या z = a + आइटा b के लिए इसका स्युग्मी है z बार से निरूपित होगा, और z बार हमारे पास में a - आइटा b, और इसका मापांक मॉडुलस ऑफ z = √a² + b²। अतः मैं z × z बार निकालता हूँ, तो z की वैल्यू a + आइटा b और z बार की वैल्यू a - आइटा b, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आ गया a² + b², और a² + b² ये मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो अतः मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर = z × z बार। धन्यवाद। निर्माणकर्ता दीपक मित्तल, व्याख्याता गणित, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सादुल शहर।